ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जिस पर वायर का रेसिस्टेंस डिपेंड करता है? फैक्टर्स ऑन विच रेसिस्टेंस डिपेंड। सबसे पहला फैक्टर है लेंथ ऑफ द वायर। रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ वायर। वायर का जो रेसिस्टेंस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ कंडक्टर। कंडक्टिंग बॉडी या वायर का लेंथ जितना ज़्यादा होगा उस वायर का रेसिस्टेंस उतना ही ज़्यादा होगा। जैसे यहाँ पर हमारे पास एक वायर है और एक दूसरा वायर है जिसकी लेंथ बहुत ज़्यादा है, तो जिसकी लेंथ ज़्यादा होगा उस वायर का जो रेसिस्टेंस होगा वो ज़्यादा होगा। लॉन्ग वायर करंट के फ्लो का अपोज ज़्यादा करेगा, तो अ लॉन्ग वायर प्रेजेंट मोर रेसिस्टेंस देन अ शॉर्ट वन। लॉन्ग वायर करंट के फ्लो का अपोज ज़्यादा करेगा। तो रेसिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर। रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ वायर। जो सेकेंड फैक्टर है वो है रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ कंडक्टर। वो जो कंडक्टिंग बॉडी या वायर था उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितना ज़्यादा होगा, एरिया ऐसे लिख सकते हैं, रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ वायर। एरिया जितना ही ज़्यादा होगा रेसिस्टेंस की वैल्यू उतनी ही कम होगी। यहाँ पर हमारे पास एक वायर है जिसका एरिया कम है और एक दूसरा वायर है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा है। तो अ लार्ज क्रॉस सेक्शन प्रोवाइड्स करंट टू फ्लो मोर इजली। एरिया जितना ज़्यादा होगा करंट उसमें उतनी ही आसानी से फ्लो कर सकती है। इसको हम ट्रैफिक के साथ कंपेयर कर सकते हैं। हमें जितना ज़्यादा ट्रैक पर मूव करना होगा रेसिस्टेंस हमारे लिए उतना ही ज़्यादा होगा, और जितना वाइड वो रास्ता होगा वहाँ पर फ्लो करना उतना ही, वहाँ पर चलना मूव करना उतना ही आसान होगा। सेम यही फ्री इलेक्ट्रॉनों के साथ भी है। यहाँ पर उनको ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है जिससे रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा, और यहाँ पर वो जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो बहुत ज़्यादा है जिससे इलेक्ट्रॉनों का जो मोशन है उसका अपोज कम होगा। तो रेसिस्टेंस दो फैक्टर्स पर, पहला लेंथ ऑफ द वायर, दूसरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड करता है। रेसिस्टेंस को हम लिख सकते हैं रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ वायर और रेसिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। जब हम इन दोनों फैक्टर्स को कंबाइन करते हैं तो हमें मिलता है रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर, रेसिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ कंडक्टर, यानी कि R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। जब हम इनको कंबाइन करते हैं तो हमें मिलता है रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। जब यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हम हटाते हैं तो हमें एक कांस्टेंट पुटअप करना पड़ता है जिसको हम बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। यहाँ पर उसको हम बोलते हैं रो। रेसिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा रो L बाई ए। यहाँ पर रो एक कांस्टेंट है, इसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। इसकी जो वैल्यू है वो मटेरियल पर डिपेंड करता है कि मटेरियल कौन सा है। मटेरियल को चेंज करने पर जो रो की वैल्यू होगी वो भी चेंज हो जाएगी। रो को हम बोलते हैं स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, या इसको हम बोलते हैं रेसिसिविटी। इसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। रेसिस्टेंस दो फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, पहला है एरिया, पहला है लेंथ और दूसरा है क्रॉस सेक्शन एरिया, और तीसरा वो मटेरियल पर भी डिपेंड करता है। मटेरियल चेंज करने पर वायर का जो रेसिस्टेंस है वो चेंज होगा। डिफरेंट मटेरियल के वायर का रेसिस्टेंस डिफरेंट होगा। तो रेसिस्टेंस तीन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, पहला है लेंथ ऑफ द वायर, दूसरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और तीसरा है मटेरियल, और चौथा जो कि होता है टेम्परेचर। इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। किसी वायर का रेसिस्टेंस टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। वायर का टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेसिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज करेगी। जैसे यहाँ पर एक्स एक्सिस पे हमने टेम्परेचर को प्लॉट किया है और वाई एक्सिस पे रेसिस्टेंस को प्लॉट किया है, तो इसका जो ग्राफ होता है वो लीनियरली इंक्रीज करता है। इसका मतलब ये है कि टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर रेसिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज करती हैं। इसका रीज़न क्या है? तो टेम्परेचर ऑफ अ कंडक्टर इंक्रीज, अगर हम कंडक्टिंग बॉडी या वायर का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उसके अंदर जो पॉजिटिव आयंस होते हैं उनके जो वाइब्रेशन होता है उसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज होता है। एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पॉजिटिव आयन इंक्रीज।
जो पॉजिटिव आयन उस मेटल के अंदर प्रेजेंट थे उनका जो वाइब्रेशन था उसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है। एम्पलीट्यूड बढ़ने से वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका कोलिजन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड मोर फ्रिक्वेंटली विद द वाइब्रेटिंग आयन एंड रेसिस्टेंस इंक्रीज। पॉजिटिव आयन के वाइब्रेशन के जो एम्पलीट्यूड है उसके इंक्रीज होने से फ्री इलेक्ट्रॉनों के साथ उसका कोलिजन ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मोशन का अपोज ज़्यादा होगा। इस वजह से उस वायर का रेसिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है। जैसे यहाँ पर एक डायग्राम के थ्रू हम समझ सकते हैं, इसमें बहुत सारे पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट हैं। जब टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो इनका जो वाइब्रेशन होगा वो ज़्यादा होने लगेगा, जिससे इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा था उसका कोलिजन भी ज़्यादा होता है पॉजिटिव आयंस के साथ, और जितना ज़्यादा कोलिजन होगा उतना ही ज़्यादा उसका रेसिस्टेंस होगा। तो ये रीज़न था कि टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने पर रेसिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज़ होती है। तो रेसिस्टेंस 4 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। लेंथ, रेसिस्टेंस लेंथ पर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मटेरियल और चौथा है टेम्परेचर।